जब उन्होंने ये आइडिया दिया था, और अगर कंपनीज पे फोकस ना करती तो ना सुंदर पिचाई मिलते, ना गूगल को इतनी ग्रोथ मिलती। ऐसे लीडर्स और ऐसे आइडियाज जो होते हैं, ये कौन लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी में मीनिंग अगर हम देखें तो क्रांतिकारी होता है, कुछ क्रांतिकारी विचार, ऐसा कुछ विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके ऊपर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया। और द मोमेंट कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया कोई देकर आता है, उस टास्क को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दे दो। और फिर देखो आप सुंदर पिचाई के साथ यही किया, क्योंकि होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया तो है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी और सुंदर पिचाई को उनके अंडर में रखा, राइट, तो ये चाहेगा ये आगे ना बढ़ जाए और ये सारा क्रेडिट लेना चाहेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को हमेशा फ्री हैंड देना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे जो 25 एम्प्लॉई हैं, इस 25 में से ये 2 लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज़ के साथ काम करते हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना के उनको आप बोलो कि आप जो भी क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं मुझसे अप्रूव करवाइए, एंड इट इज़ कम्प्लीटली योर प्रोजेक्ट। नफा नुकसान हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दो, एंड सी हाउ बिग चेंज कम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट to understand that personality character in a person, that he is a transformational leader। ये एक ऐसा लीडर है जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है with their creative thoughts। Second is transactional। transactional का मतलब क्या होता है? transactional that means जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें चलती आ रही हैं, राइट, ये उसी को ही फॉलो करेगा, ये आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। आपने जो इसको एक बार बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर ये अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाता। ट्रांजैक्शनल लीडर है, मतलब जो आपने बोल दिया अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगेगी, जैसा बोला है बस वैसा करके दे देगा। ऐसे लोगों के साथ रोबोटिक वर्किंग जो होती है, राइट, वो सबसे अप्रोप्रिएट होती है। बैंक के एम्प्लॉइज देखिए, आप 9.5 से 6.5 40 साल निकालती है एक काम करके, उनको आप कुछ क्रिएटिव टास्क को उनसे नहीं करते, वो अपने काम के मास्टर हैं, क्योंकि वो रोबोट की तरह 40 साल से एक ही काम को बार बार करते आ रहे हैं। ऐसे लीडर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे लीडर्स को हम ट्रांजैक्शनल लीडर बोलेंगे, राइट। देन अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन लीडर क्या होगा? अथॉरिटेरियन लीडर जो भी अथॉरिटी के साथ काम करे, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा टीम लीडर बनेगा। इसको आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट देने की कोशिश करें और इसको लीडर। अथॉरिटेरियन मतलब ये हर चीज के अंदर अपनी अथॉरिटी, अगर ये अथॉरिटी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो ऐसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉक्सिक हो सकता है। बट एक अथॉरिटी अगर सर्टेन लेवल तक है और आपको लगता है कि ये जो भी ओपिनियन देता है उस पर सब लोग हाँ करते हैं, राइट, आप तुरंत अपनी टीम को रिस्ट्रक्चर करें एंड इसको आप लीडरशिप की पोजीशन पे डालें, क्योंकि ये अथॉरिटेरियन है, राइट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज पर्सनैलिटीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। Then we talk about organization pattern। Organization का pattern कैसा होता है? There are certain organization जो होती है laissez-faire। laissez-faire का मतलब क्या होता है? Top level management and lower level management, ये दोनों आपस में मिलकर organization के decision लेते हैं। ये कैसा होगा? laissez-faire, right? Top level and lower level ये दोनों मिलके जब decision लेते हैं तो this is what is laissez-faire, राइट। और ऑन दी अदर हैंड ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है लोअर लेवल मैनेजमेंट तक के, राइट। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल दिया वही फॉलो किया जाएगा। सारी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हमारे यहाँ पर जो है, जो टॉप से ऑर्डर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से जो ऑर्डर आया है, आपको ठीक लगे या नहीं लगे, ऊपर से लेके नीचे तक ब्यूरोक्रेसी कंप्लीट उसको फॉलो करेगी, नो इफ एंड बट। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? टॉप डाउन अप्रोच बोल सकते हैं या ऑटोक्रेटिक अप्रोच बोल सकते हैं। लेसेस-फेयर का मतलब क्या हुआ? टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों आपस में मिलके डिसीजन फॉर्म करते हैं। तो अब इसका मेन सेंस क्या हुआ? आपको ये भी समझना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच क्या है और अप्रोच के हिसाब से आपको एग्जैक्ट लीडरशिप अपॉइंट करनी है। अगर आपको लगता है आपकी अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच, मतलब हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, राइट, वहां से पावर फ्लो होती है लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो यहाँ के लिए सबसे बेस्ट लीडर कौन होगा? यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिव होगा वो अपोज भी करेगा, वो वाद विवाद करेगा। ऐसा एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में लंबा नहीं टिक सकता। ऑटोक्रेटिक लीडर सबसे सूटेबल होगा, अथॉरिटेरियन लीडर सबसे सूटेबल होगा ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सबसे बेस्ट होगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा
पावर फ्लो अप्लाई करती है जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो डेमोक्रेटिक लीडर्स विल बी द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर यू। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? We'll just have 2-3 more points and we'll wind up with this particular section. Okay. Now there are certain personality attribute जिस कारण से आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वाद विवाद, राइट? तो इन अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहली होती है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, राइट? आपको ये चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में समझने की जरूरत है कि अगर दो आपकी टीम मेंबर्स के बीच में बन नहीं रही है, कोई दो एम्प्लॉइज के बीच में बार बार झगड़ा हो रहा है, आप अगर उसकी अप्रोच को नहीं समझोगे तो यू कैन नॉट रिजॉल्व द इशू। और ये अप्रोच कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से आती है। पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट जैसे वैल्यू होते हैं, जैसे एथिक्स होते हैं, जैसे मॉरल होते हैं, राइट? इन चीजों को हमें समझ के और बहुत सेंसिटिवली इन चीजों को डील करना है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। अदरवाइज आपने केवल अपनी पावर, अथॉरिटी डांट के, चिल्ला के, धमका के अगर उस समय उस इशू को रिजॉल्व किया तो ये परमानेंट सॉल्यूशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज का नहीं हुआ है। और इवन इन योर पर्सनल लाइफ। तो हमें ये चीज समझनी है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, राइट, मन मुटाव होता है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि इसका रूट कॉज या इसका कारण क्या रहा। सबसे पहली होती है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, राइट? यानी ये वाद विवाद के पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा है ही नहीं। इसके पीछे एक व्यक्ति का एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर है, दैट इज वैल्यू, उसके उसूल। आप कितनी बार बोलते हो किसी एम्प्लॉय को, आपने कुछ बात बोली, राइट, और आप ये चीज फील करेंगे कि बात इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी उसने ले ली। आपके लिए वो एक नॉर्मल वर्ड या नॉर्मल सेंटेंस होगा, बट उसके लिए उसके उसूलों पे बात कर दिया। अभी बात यहाँ पर खत्म हो गई है, अब वो आगे दूसरी चीजों के अंदर छोटी छोटी चीजों पे भी इतना रिटेलिएट करेगा कि आप बार बार सोचेंगे मैंने इतना तो कुछ बुरा बोला नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इसके साथ के जो कॉलीग्स हैं उसने ऐसी तो कोई गलत बात बोली नहीं, इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? जब भी आपको लगे कि एक एम्प्लॉय जिसको आप 2-5 साल से जानते हैं और वो अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, देयर आर हाई चांसेस की वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो, या तो उसके टीम मेंबर्स ने या बाय एनी चांस जो भी उनके लीडर हैं, या शायद आपसे उसको कोई ऐसी बात बोलने में आ गई जिस कारण से उसके वैल्यूज, उसके सिद्धांतों पर बात आ चुकी है। एंड इस कारण से फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन डील द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। देन रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, राइट? आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोगों के आपस के रिलेशन खराब होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। तो दो लोग बार बार अपने इश्यूज लेके आपके पास आ रहे हैं, वो नो डाउट आपके पास जब बातें आएंगी तो आपको लगेगा ये ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज ही हैं, बट आपको ये भी चीज समझनी है कि आर दे बोथ इनटू अ हेल्दी रिलेशनशिप और आर दे बोथ इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट मींस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफिस के अंदर एक फॉर्मल रिलेशनशिप की, राइट? दो कॉलीग्स हैं, उनकी आपस में किसी एक चीज को लेके पर्सनल लंच ब्रेक के टाइम पे बात हो गई, राइट? वहां पे वो लोग रिजॉल्व भी कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी खटास जो बची है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के काम में रिफ्लेक्ट हो रही है। वो उसकी चुगली करेगा, वो उसकी चुगली करेगा। द मोमेंट इस तरीके से कोई भी आके आपको किसी दूसरे एम्प्लॉय के बारे में नेगेटिव बोले, यू इंस्टेंटली हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सबसे पहली अप्रोच ये लगाओ कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तो ये बदले की भावना होगी जिस कारण से ये उसको फंसा रहा है और ये इसको फंसा रहा है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। भाई इट्स अ पर्सनल मैटर, आप लोग आपस में डील करो, डोंट इन्वॉल्व इनटू दैट। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना, इसका सॉल्यूशन अगर है तो वो एम्प्लॉइज आपस में मिलकर निकालेंगे। आपकी तरफ से किसी एक के प्रति भी फेवर और दूसरे के प्रति एक्शन करने का मतलब ये है कि आपने दोनों से अपोजिशन ले लिया और ये आपकी अथॉरिटी और आपकी रिस्पेक्ट तो कम हो चुकी है इनकी नजर। एंड दैट इज व्हाई सेकंड इज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड इज स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट। स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? माय वे ऑफ डूइंग अ टास्क इज डिफरेंट एंड योर वे ऑफ डूइंग अ टास्क इज डिफरेंट। जब आपको कोई काम दिया जाता है तो आप 12 घंटे मेहनत करके 1 सेकंड भी बर्बाद ना करके उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा 10 घंटे आराम करता है, वो आखिरी के 2 घंटे में मेहनत करके सारा काम कर देता है। अब जो 2 घंटे में काम कर रहा है वो दूसरे वाले को बोले तू पागल है, दिन भर मेहनत करता है, 12 घंटे मेहनत करता है, देख मैंने 2 घंटे में खत्म कर दिया। दूसरा वाला बोले कि देख तू कितनी मक्कारी करता है,
10 घंटे तूने आराम किया, बस 2 घंटे ऑफिस में काम करके चला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिविटी शुड मैटर। क्या ए और बी दोनों ने काम किया, आपको केवल इतना मैटर करना चाहिए। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रही है, राइट, अगर कोई भी आके आपको बोलता है कि सर देखिए दिन भर टाइम किल करता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही है कि नहीं। Until unless you are receiving the productivity, there is no point of taking strict action against any of the employee. ये हो सकता है कि हर व्यक्ति की स्टाइल अलग-अलग हो, राइट। अब फिर होगा क्या, आपने वो 2 घंटे वाले काम करने वाले को अगर प्रेशराइज किया तो वो आपके सामने केवल सिस्टम पे बैठेगा, पर वो फिर भी 10 घंटा टाइम पास करेगा। हम उसके बेसिक नेचर को, बेसिक पर्सनालिटी को किल नहीं कर सकते। एंड लास्ट which is there is personality conflict. हर व्यक्ति की एक अलग-अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अप्रोच होती है, अलग सोच होती है, अलग परसेप्शन होता है, और इन परसेप्शन और इन सोच के कारण अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस होते हैं तो ऐसे क्लैशेस को हम कंसिडर करेंगे इनटू पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नाउ डिसीजन मेकिंग। अब ये सारी चीजें जब भी आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको स्केल अप करना है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस व्हिच यू नीड टू टेक इन लाइफ, राइट। डिसीजन कैसे हो सकते हैं? डिसीजन होता है एक टैक्टिकल और एक स्ट्रैटेजिक। अपने लाइफ में लाइफ को किस तरीके से फ्रेम करना है, कुछ जोखिम उठाना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है। हमेशा ये चीज सोचें कि आपके पास में हमेशा जीवन के अंदर दो ये ओपिनियन हमेशा होंगे कि whether you have to move towards the strategic decision or whether you have to move towards the tactical decision. Strategic decision आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, मुझे 25 साल बाद कहाँ पहुँचना, 30 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा, राइट। उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी सोच, उसकी प्रिपरेशन अगर आप आज से कर रहे हैं तो ये आप स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिर सेकेंड होती है टैक्टिकल, वहाँ तक पहुँचने के दौरान मुझे क्या क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज टैक्टिकल डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फुटबॉल मैच है, एक हॉकी मैच की बात करें, राइट। हॉकी मैच में हमारी टीम ये सोचती है कि हमें 2-0 से हराना है, ये क्या होगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन क्या होगा, इसको अचीव करने के लिए गोलकीपिंग पे ये लगेगा, डिफेंस पे ये होगा, फॉरवर्ड पे ये होगा, हाफ के बाद हम ये डायनामिक्स को इस तरीके से चेंज करेंगे। और ये जो आप ड्यूरिंग द गेम छोटे छोटे एक्शन ले रहे हो, ये एक्शंस क्या होंगे, टैक्टिकल डिसीजंस। आपके स्किल सेट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पैरामीटर दो भागों के अंदर बटे होने चाहिए। एक, व्हाट इज माय स्ट्रैटेजिक गोल, एंड सेकंड, व्हाट स्ट्रैटेजिक स्किल सेट आई नीड टू डेवलप इन माय लाइफ। सेकंड, व्हाट इज माय टैक्टिकल गोल एंड माय टैक्टिकल स्किल सेट रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल्स इन लाइफ।